हे गाइस, दिस इज दीपक हेयर एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मेरे पेरेंट्स इंडिया से यहाँ आ रहे हैं और ये पहली बार है जब वो कहीं इंडिया से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं। एक तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है और दूसरा मेरे लिए भी थोड़ा सा प्राउड मोमेंट है क्योंकि जब वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से हम बाहर देख लिया या ये कर लिया तो यू फील गुड। और शायद उन्हें भी अच्छा लगता होगा कि उन्होंने अपनी जवानी में जो भी मेहनत की, जो भी उनकी जो छोटी सी तनख्वाह से उनने हमें पढ़ाया लिखाया और सारे पैसे हम पे खर्च किए, तो उन्हें आज शायद देख के अच्छा लगता होगा कि वो पैसे बर्बाद नहीं हुए। एनीवे, ये वीडियो इमोशनल होने वाला नहीं है। इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे उनका वीज़ा इनिशिएट किया, क्योंकि अगर आप इंडिया से बाहर रह रहे हैं तो आप कैसे अपने पेरेंट्स का वीज़ा इनिशिएट कर सकते हैं, या फिर अगर आप यूरोप घूमने का सोच रहे हैं तो आप कैसे वीज़ा इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, तो अभी कुछ टाइम बाद मुझे उन्हें लेने जाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वीज़ा की क्या प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कौन कौन से फॉर्म चाहिए, कहाँ पे अप्लाई करना है और क्या प्रोसेस है, कितने दिन लगे, कितना खर्चा आएगा, सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। अब आप देखेंगे मेरी कंप्यूटर स्क्रीन और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप साथ में नोट्स भी बनाते रहिए। सो देखिए, जो पहला स्टेप है वो है कि आपको VFS ग्लोबल की वेबसाइट में जाना है और यहाँ पर जो पहला पेज मुझे मिल रहा है वो ये है कि आई एम अप्लाइंग फ्रॉम दिस कंट्री। तो यहाँ पे कंट्री आप चाहे स्वीडन से अप्लाई कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि मैं तो यहाँ हूँ, मैं ये वाली कंट्री डालूँ या फिर मैं इंडिया डालूँ, लेकिन ये उनके लिए है जो इंडिया से स्वीडन को मूव हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो आप कंट्री डालेंगे वो इंडिया डालेंगे और डेस्टिनेशन कंट्री स्वीडन डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, अगर मैं नेक्स्ट क्लिक करूं तो इसमें जो पहला स्टेप है वो है अप्लाई फॉर अ वीज़ा। तो हम यहाँ जाएंगे और अगर इसमें आप पहले ही उसमें जाएंगे तो वो है आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप। अब देखिए, वीज़ा टाइप यहाँ पे बहुत टाइप के हैं, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स को इंडिया से बुला रहे हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे विजिटिंग रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स वीज़ा। और अगर आप खुद इंडिया से घूमने आ रहे हैं यूरोप तो आप सेलेक्ट करेंगे टूरिस्ट वीज़ा। तो मैं विजिटिंग रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, और उसके बाद जो पहला टैब है उसमें है ओवरव्यू की क्या क्या है वो। फिर उसके बाद दूसरा है वीज़ा फ़ी। तो ये ऑलमोस्ट आपको पड़ेगी, अगर दो आपके मम्मी पापा आ रहे हैं तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 14,000, ओके। और दो लोगों का और बच्चों का 3,450। और ये आपको आप ऑनलाइन यहाँ से जमा नहीं करनी, ये आप जब VFS ग्लोबल के ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये फ़ीस देनी होगी। उसके बाद है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पहला है चेकलिस्ट फॉर विजिटिंग फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स, तो मैं बोलूँगा कि इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। अब होगा क्या कि जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आप उसके आगे देख सकते हैं कि हर चीज़ के आगे आपने कौन से प्रूफ सबमिट किए हैं या कोई डॉक्यूमेंट आपका मिस तो नहीं हो गया। तो इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं ओवरव्यू दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसके बाद है फ़ोटो स्पेसिफिकेशन। तो फ़ोटो स्पेसिफिकेशन में क्या है कि किस तरीके की फ़ोटो होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हैं उनके हज़ारों फॉर्मेट हैं। तो क्या किस टाइप की फ़ोटो होनी चाहिए, कितना क्लोज होना चाहिए, शोल्डर्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए, कान दिखने चाहिए नहीं दिखने चाहिए, कलर्स क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या होने चाहिए, आप कितना हंसते हुए होने चाहिए, आपके दांत दिखने चाहिए नहीं दिखने चाहिए। तो वो सारी स्पेसिफिकेशन यहाँ है। उसके बाद जब आप देखेंगे तो प्रोसेसिंग टाइम इसका 10 से 12 दिन इन्हें लिखा है कैलेंडर डेज, लेकिन हमें 20 से 21 डेज़ लग गए थे। और ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, स्वीडन में और यूरोप में, मेरे ख्याल से पूरे यूरोप में समर्स को सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर आप जून जुलाई अगस्त में वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि सब लोग छुट्टियों में जाए रहते हैं। तो मैं बोलूँगा कि 1 महीने का आप जो विंडो है वो लेके चलिए। उसके बाद देखिए, जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डाउनलोड फॉर्म। ये सारे फॉर्म्स क्या हैं और क्या क्या इनमें डिटेल्स भरनी है, इनके अगेंस्ट क्या क्या प्रूफ सबमिट करने हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन ये सारे फॉर्म आप डाउनलोड करिए और तब तक मैं, और ये टाइम हो गया है मेरे घर वालों का फ़्लाइट का आने का, तो मैं उनको रिसीव करता हूँ। और रास्ते में मैं आपको बताऊँगा कि एक बार आप कोपेनहेगन में उतर जाते हैं तो स्वीडन आने के लिए आपको ट्रेन टिकट कहाँ से लेनी है, कौन सी ट्रेन पकड़नी है, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ।
अब थोड़ा इनको घर के बारे में बताते हैं। कोई भी कोट वोट है आप यहाँ टांग सकते हो। उसके बाद किचन दिखाता हूँ। पापा लकड़ी देख रहे हो। अब मैं देखो यहाँ पे ना स्विच का पूरा उल्टा है कि जैसे जो ऑफ होगा वो ऑन होगा, दबाओगे तो ऑन होगा, ठीक है, दबाओगे तो ऑफ, और इससे घुमा के आप वो कर लोगे कम ज़्यादा। ऑन हुई, फिर ये 4 दिखा रखा ना, ये इस साइड में नीचे वाला गर्म करेगा, ये इधर ऊपर वाला। तो लेकिन मुझे फुल करनी है तो 9 सीधे 9 हो गया तो अभी काफ़ी तेज़ गर्म हो जाएगा। और ये प्लस ज़्यादा होगा या कम होगा? हाँ ठीक है। हाँ यहाँ पे ना अगर ऐसे टच करोगे तो लाइट जल जाएगी, ठीक है, और टच करोगे तो बंद हो जाएगी। हाँ तो टच है, और फिर मैं अगर ज़्यादा देर तक दबाऊंगा तो कम ज़्यादा कर सकता हूँ। मैंने आज तक नहीं जला कि इधर को ठंडा पानी पीना है, गर्म पानी पीना है, तो इधर करके थोड़ी देर छोड़ोगे तो गर्म पानी आ जाएगा। कूड़े में ना यहाँ पे थोड़ा सा वैसे ध्यान रखना, जैसे ये क्या है कि इसमें सिर्फ फूड वेस्ट जाएगा, फूड का पड़ा हुआ है, और अगर भर गया तो ये है, मतलब ये निकाल के इसमें लगा दिया, इसको नीचे फेंकना पड़ता है, ठीक है। इसमें सिर्फ पॉलीथीन उधर वाले में, तो कागज़ इधर वाले में पड़ता है। आलू धो रखे हैं क्या? नहीं ऐसे ही मिलते हैं। जो वहाँ तो हैं वहाँ तो आधा मिट्टी मिलते हैं। नहीं, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको ऐसे ही मिलेंगी। तो ये तो मुझे ऐसा था अभी तो धो करके रखे। ऐसे ही रहते हैं वो तो वो लोग धोते होंगे उसको ना? नहीं, धो के तो ख़राब हो जाएगा मेरे ख्याल से, वो एयर प्रेशर से साफ़ करते हैं। हाँ पता नहीं किस चीज़ से। देखो ये लहसुन देखो, ये बिल्कुल साफ करके रखा है हमने, काट दिया। नासिक का प्याज, माइक्रोवेव ये है, ओवन ये है। कभी केक वेक बिस्किट विस्किट बनाने हो तो मम्मी पूरा प्रैक्टिकल कर सकती हो। तो जैसा हमने लास्ट टाइम बात की थी, ये सारे फॉर्म्स आपने डाउनलोड कर लिए होंगे। जो सबसे पहला फॉर्म है, पहले इसके अंदर जाके देखते हैं। तो ये मेन एप्लीकेशन फॉर्म है जो वीज़ा है उसका, और तो इसमें कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, जैसे आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका सरनेम, आपका फर्स्ट नेम, आपका जेंडर, आपकी नेशनल आइडेंटिटी। अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आप अपना आधार नंबर भी दे सकते हैं। सो गाइस, इसमें जो नंबर 12 है वो है टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास सिर्फ एक पासपोर्ट है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, तो आप उसमें चेक करेंगे। और उसके बाद जो नंबर 13 है वो है नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, तो उसमें आएगा 1, और उसके बाद आपकी पासपोर्ट आपको कब इशू हुआ था वो डेट। नंबर 14 में, नंबर 15 में आएगा आपकी पासपोर्ट कब तक वैलिड है, और नंबर 16 में है अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो इशूड बाय कंट्री, तो आप भरेंगे इंडिया। अगर आप किसी दूसरी कंट्री से आ रहे हैं तो आप उस कंट्री का नाम भरेंगे। ओके, तो ये चीज़ मैंने एक्चुअल वीडियो में मिस कर दी थी। लेट्स गो बैक टू द वीडियो। फैमिली रिलेशन विद एन EU EACH और उसके लिए है, तो जैसे अगर इंडिया से आ रहे हैं तो ये हमें नहीं बनना है। और उसके बाद है एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब बेसिक है। अगर करंट ऑक्यूपेशन, ये आपका नहीं भरना है, ये आपके पेरेंट्स का भरना है, क्योंकि ये उनका वीज़ा एप्लीकेशन भरा जा रहा है। तो जो भी ये डिटेल्स मैं नंबर 1 से बता रहा हूँ, ये आपके पेरेंट्स की भरी जाएंगी, आपकी नहीं भरी जाएंगी। ये स्टूडेंट्स के लिए है नंबर 22। और आपको कोई कंपनी नहीं बुला रही है, आप खुद इन्वाइट कर रहे हो उन्हें, तो ये आप खाली छोड़ सकते हैं। पर्पज़ ऑफ जर्नी आप भरेंगे विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, अगर आपके सिर्फ फादर आ रहे हैं तो सिंगल एंट्री, या मदर आ रही हैं, अगर आप मदर फादर दोनों आ रहे हैं तो आप 2 एंट्रीज कर सकते हैं। और फिंगरप्रिंट्स कलेक्टेड, अगर वो पहले ही स्वीडन आ चुके हैं तो उनके फिंगरप्रिंट्स ऑलरेडी स्वीडन के पास होंगे, स्वीडन गवर्नमेंट के पास होंगे। और अगर वो पहली बार आ रहे हैं तो नहीं होंगे, तो उसी हिसाब से आप इसमें यस नो टिक कर सकते हैं। अगर वो पहली बार आ रहे हैं तो नो, अगर दूसरी तीसरी बार आ रहे हैं तो यस। ओके, और अगर पहले आ चुके हैं तो कब आए थे, और वीज़ा स्टिकर नंबर, और वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर ये है कि जैसे आपको ये जो वीज़ा मिलता है, शेंगेन वीज़ा, तो ये क्या है कि आप इसके थ्रू पूरा यूरोप घूम सकते हैं। तो आपको ये बताना होता है कि आप किस कंट्री में एंट्री करेंगे, किस कंट्री से आप EU को छोड़ेंगे। अगर आपके पेरेंट्स ऐसा सोच रहे हैं कि वो कोपेनहेगन आ रहे हैं, उसके बाद वो फ्रांस वगैरह हर जगह घूमेंगे, और किसी दूसरी कंट्री से, मान लीजिए इटली से वो वापस इंडिया जा रहे हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद ये सब एड कंपनी वगैरह आप छोड़ देंगे, क्योंकि कोई कंपनी इनवाइट नहीं कर रही है। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट्स स्टे इज़ कवर्ड। हाँ, तो यहाँ पर मैंने 22 स्पॉन्सर किया था, जो कि मैं कर रहा हूँ। तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ, तो वो मैंने यहाँ पे टिक कर दी थी। और अगर आप स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपको अपने सैलरी स्टेटमेंट्स वगैरह सबमिट करने होंगे VFS ग्लोबल में, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्म है, सिर्फ 2 पेज का है। तो यहाँ पर आप प्लेस एंड डेट और सिग्नेचर, अगर आपके मम्मी पापा दोनों आ रहे हैं तो आपको ये 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे। एक में फादर की डिटेल्स रहेंगी और दूसरे में मदर की डिटेल्स रहेंगी, और वैसे ही सिग्नेचर, एक में फादर की सिग्नेचर और दूसरे में मदर की सिग्नेचर। तो दूसरा फॉर्म है अपेंडिक्स ई फॉर्म। ये फॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने पेरेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं तो ये फॉर्म आपको यहाँ से भर के उनको भेजना है। ओके, तो इसमें जो डिटेल्स रहेंगी वो आपकी रहेंगी, वो आपके पेरेंट्स की नहीं रहेंगी। जो पहले वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म था उसमें डिटेल्स आपके पेरेंट्स की थी, इसमें आपकी डिटेल्स रहेंगी। तो यहाँ पर देखिए पहली डिटेल जो है यूर डिटेल्स, उसमें आपको अपना नाम, आपका जो पर्सनल नंबर है, आपका जेंडर, आपकी सिटीजनशिप। तो जैसे मेरी सिटीजनशिप इंडिया की है तो मैंने वो चीज़ लिखी थी। यहाँ पर मैं किस एड्रेस में रह रहा हूँ और मेरा फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वो सारी चीज़ें। डिटेल्स रिगार्डिंग योर एम्प्लॉयमेंट, तो मेरा प्रोफेशन क्या है, मैं कब से यहाँ पे हूँ और मेरी एनुअल इनकम क्या है, मेरी कंपनी का नाम क्या है। और उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट, यहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स की डिटेल देनी है, जैसे कि फैमिली नेम और बहुत सारी डिटेल्स, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका जेंडर, उनकी सिटीजनशिप, उनका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस। यहाँ पर फिर डिटेल देनी है आपको, और वो कब आ रहे हैं और वो कितना यहाँ पे रुकेंगे और वो क्यों आ रहे हैं। पर्पज़ में मैंने ये लिख दिया था कि वो मेरे पेरेंट्स हैं एंड दे आर कमिंग टू विजिट मी। वो कहाँ पर रुकेंगे, तो वो मेरे साथ रुक रहे हैं, तो मैंने लिखा था कि दे विल स्टे विद मी। आर देयर एनी अदर पर्सन अप्लाइंग फॉर द परमिट एट द सेम टाइम एज द एप्लीकेंट। तो हाँ, अगर यहाँ पर आप ऊपर मेन एप्लीकेंट में आप अपने फादर का नाम दे रहे हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे और अपनी मम्मी का नाम देंगे, अगर आपकी मम्मी भी साथ में आ रही हैं तो। उसके बाद फाइनेंशियल डिटेल्स की, आप पे कर रहे हैं या कौन पे कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं पे कर रहा हूँ उनकी विजिट के लिए, उनके स्टे के लिए, तो यहाँ पर मैं मी करूँगा। ओके, एप्लीकेंट यहाँ पर मेरे पेरेंट्स हैं और जो ये फॉर्म मैं भर रहा हूँ तो इट विल बी मी, नॉट द एप्लीकेंट। ओके, योर रिलेशनशिप क्या है उनके साथ, और वही सब यहाँ पर आप दे देंगे। रिलेटेड टू द एप्लीकेंट, यस दे आर माई फादर और मदर। अगर नहीं जानते हैं तो फिर कैसे हैं, हाउ लॉन्ग डू यू नो ईच अदर, तो सिंस बर्थ आप लिख सकते हैं अगर आपके वो पेरेंट्स हैं तो। और फिर पर्सनल डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट, तो यहाँ पर उन्हीं कौन से एप्लीकेंट की डिटेल्स देंगे आप, जो आपने ऊपर यहाँ पर द एप्लीकेंट में जिनकी डिटेल्स भरी हैं। तो वो मैरिड हैं या फिर डिवोर्स्ड हैं या फिर विडोड हैं, या जो भी डिटेल्स आप दें, और उनके पार्टनर का नाम। जैसे अगर मेरे फादर की डिटेल्स में ऊपर दे रहा हूँ तो यहाँ पर मैं अपनी मदर की डिटेल भरी थी। हाउ डज एप्लीकेंट सपोर्ट हिम और हरसेल्फ, जैसे अगर उनको पेंशन मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो आप लिख सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ वो काम करते हैं तो वो डिटेल्स हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि उन्होंने क्विट कर दिया अगर वो रिटायर्ड हैं, या फिर वो कौन सी लीव लेके आ रहे हैं, लीव ऑफ एब्सेंस लेके आ रहे हैं, या गवर्नमेंट जॉब में एक LTA भी मिलता है, लीव ट्रेवल अलाउंस आई गेस, तो जहाँ पर आप लीव ले सकते हैं और उसके लिए गवर्नमेंट आपको पैसा देती है। पैसा नहीं देती है, बेसिकली आप उसे टैक्स में दिखा सकते हैं। तो अगर वो लेके आ रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। स्टडिंग, नो, कभी वो पहले आ चुके हैं, मैंने तो नो किया था क्योंकि वो इनका फर्स्ट टाइम था। डज द एप्लीकेंट रिलेटिव्स, यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स दे सकते हैं क्योंकि आप ही उनके रिलेटिव हैं। उनके हेल्थ और एक्सीडेंट कवर हुआ है उनका, तो वो भी आप को यस करना है। अदर इन्फॉर्मेशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, वरना खाली छोड़ सकते हैं। देखिए जो जी सेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो फॉर्म है अपेंडिक्स ई, इस फॉर्म के साथ आपको कॉपी ऑफ योर ID कार्ड और पासपोर्ट और इक्विवेलेंट, तो विच प्रूफ्स योर आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आपको अपना, मैंने क्या किया था, अपना UT कार्ड और अपना पासपोर्ट, इन 2 की फ़ोटोकॉपी एनक्लोज की थी इम्ब्यूडान। तो ये एक इन्विटेशन लेटर है, तो इसकी कॉपी आपको टैक्स ऑफिस से निकालनी होती है, स्वीडिश टैक्स ऑफिस से। इसकी कॉपी आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं, उसका प्रोसेस मैं भी दिखाता हूँ, और वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और उसके बाद है कि डॉक्यूमेंट विच शोज़ द डिटेल्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, इसमें आप अपना का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो स्वीडन का, वो आप यहाँ पे एनक्लोज कर सकते हैं। तो देखिए अब देखते हैं जो बीच का है ये इन्विटेशन, उसको कैसे आप निकाल सकते हैं। एक बार आप सर्टिफिकेट जो टैक्स ऑफिस की वेबसाइट है उसमें आप लॉगिन करेंगे तो आप सर्च बार में लिख सकते हैं इन्विटेशन। ठीक है, इन्विटेशन में अगर आप सर्च करेंगे, प्राइवेट में आएंगे, ये दिखेगा आपको, आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर या तो रिसीव कर सकते हैं उसे पोस्ट के थ्रू, या प्रिंट करा सकते हैं ई सर्विसेज के जो
ई सर्विस वाला ज़्यादा क्विक है। और इसमें आप जाएंगे टू द ई सर्विस और यहाँ एक बार आप यहाँ आ गए तो आप यहाँ पे इनविटेशन पे क्लिक कर सकते हैं। ये आज की डेट देगा, इसको आप प्रिंट करा सकते हैं। आज की डेट है तो ये 3 महीने तक वैलिड रहता है, तो ये आपका सेकंड प्रूफ हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर प्लेस एंड डेट और सिग्नेचर, ठीक है। तो इसमें जो प्लेस एंड डेट एंड सिग्नेचर है वो आपका होगा। और अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा कि फिल द फॉर्म एंड सेंड इट विद इट्स अटैच डॉक्यूमेंट टू द एप्लीकेंट। तो आपको ये फॉर्म स्वीडन से भेजना है इंडिया, अपनी होम कंट्री आप भेजेंगे और जो तीनों डॉक्यूमेंट हैं वो अटैच करके भेजेंगे। देखिए, जब ये फॉर्म मैं पढ़ रहा था तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक तो ऑप्शन ये था कि मैं घर वालों को सारी PDF भेज दूँ और ये फॉर्म अलग से प्रिंट करके और उसमें अपने साइन करके अलग से पोस्ट करूँ और उनको बोलूँ कि वो फॉर्म आप वहाँ उन PDF का प्रिंट आउट निकाल लो और वहाँ पे भर लो और उसके साथ फिर अटैचमेंट प्रूफ लगाओ, जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता। एक तो इतने सारे फॉर्म भरना और उसके साथ फिर ये देखना कि इसके साथ क्या क्या हमें प्रूफ चिपकाने हैं। और यहाँ पर के जो चाहे वो ऑफर लेटर है या सैलरी स्टेटमेंट है, फिर जैसे इन्विटेशन है ये अलग लैंग्वेज में है, तो उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता। तो मैंने सोचा क्यों मुझे ये फॉर्म तो भेजना ही है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि सारे ही फॉर्म के प्रिंट आउट यहीं निकाल लेता हूँ, यहीं भर लेता हूँ और सभी को मतलब अच्छे से सॉर्ट करके एक साथ भेज देता हूँ। तो यही मैंने किया। अब देखते हैं दूसरे फॉर्म में क्या चीज़ की ज़रूरत है और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे वो सारे फॉर्म भेजे और मुझे कितना पैसा पड़ा और कितना टाइम लगा उसको भेजने में। तो उसकी बात आगे करते हैं, लेकिन पहले हम ये फॉर्म सारे भर लेते हैं। उसके बाद देखिए डेटा प्रोटेक्शन नोटिस जो तीसरा फॉर्म है ये है। तो इसमें आप बस ये अलाउ कर रहे हैं कि जो VFS ग्लोबल है या स्वीडिश गवर्नमेंट है उसको आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इसकी अगर आपके 2 पेरेंट्स आ रहे हैं, मतलब मम्मी पापा आ रहे हैं, तो आपको इसके 2 कॉपी निकालनी है और दोनों में, एक में मम्मी का नाम, एक में पापा का नाम, एक में दोनों के पासपोर्ट नंबर और दोनों के सिग्नेचर आपको साइन करके VFS ग्लोबल के ऑफिस ले जाने हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो मैंडेटरी कंसेंट फॉर्म फॉर माइनर्स, तो ये फॉर्म मैंने नहीं भरा था क्योंकि अगर कोई छोटा बच्चा आ रहा है तो एक कंसेंट फॉर्म है, तो इसको मैं स्किप करूँगा। उसके बाद पावर ऑफ अटर्नी है। तो इसमें मुझे थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न था कि ये पावर ऑफ अटर्नी क्या है। मतलब ऐसा था कि मैं सोच रहा था कि अगर मेरे घर वाले वहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो तुम्हें पावर ऑफ अटर्नी किसी को इंडिया में बनाना है, ये उस लिए है या फिर क्यों है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये है अगर आपके पेरेंट्स मतलब बेड रिडन हैं, अगर वो VFS ग्लोबल ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, अगर कोई उनके बिहाफ पे VFS ग्लोबल के ऑफिस जाके उनकी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर रहा है, तब ये पावर ऑफ अटर्नी फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। मेरे पेरेंट्स खुद दिल्ली VFS ग्लोबल के ऑफिस गए थे, तो ये फॉर्म मैंने नहीं भरा था। उसके बाद है मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस, तो ये फॉर्म बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है। द एम्बेसी विल नॉर्मली ऐड एन एडिशनल 15 days ऑफ वैलिडिटी टू योर वीज़ा और this period is meant to accommodate unplanned and unforeseen postponement of your departure. It is important to note the medical still most cover। तो वही है कि वो कह रहे हैं कि आपके जो वीज़ा रहेगा उसमें 15 दिन आगे पीछे हो सकता है। जो आप मेडिकल इंश्योरेंस लेंगे वो उसी हिसाब से लीजिए कि वो भी थोड़ा मतलब उसको कवर करे। अगर आप 15 दिन बाद भी यहाँ को आ रहे हैं तो मेडिकल इंश्योरेंस उस दिन तक वैलिड होना चाहिए। तो जैसे आपके पेरेंट्स का रिटर्न मान लीजिए 15th ऑफ एनी मंथ है, तो आप जो मेडिकल इंश्योरेंस लेंगे वो उस महीने के एंड तक लीजिए। और जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो इनने लिखा हुआ है कि वो मिनिमम इतना यूरो कवर करना चाहिए। तो अब देखते हैं मेडिकल इंश्योरेंस जो मैंने लिया था घर वालों का, वो मैंने पॉलिसी बाजार से लिया था। तो आप ऐसे पॉलिसी बाजार संगठन ट्रैवल इंश्योरेंस ऐसे करके आप सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद आप पॉलिसी बाजार में जाएंगे तो आप यहाँ से कौन सी कंट्री जा रहे हैं, जैसे मैं स्वीडन, ओके। कितने लोग जा रहे हैं, उनकी क्या एज है, और वो सारी डिटेल्स मैं पूरा इतना नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप सारी डिटेल्स वहाँ पे भर लीजिए। और वो आगे जाके आपको पूछेगा कि आपके पेरेंट्स को कोई मेडिकल इलनेस है या नहीं है, ठीक है। तो वो आप ऑनेस्टी से सच भरिए, क्योंकि ऐसा होगा जैसे मेरे फादर को कोई मेडिकल इलनेस नहीं है, तो उनका जो मेडिकल इंश्योरेंस था 3 महीने का वो 3000 के आसपास पड़ा था। लेकिन मेरी मॉम को आर्थराइटिस है, तो उनको मैंने वहाँ पे क्लेम किया था, तो उनका कुछ 6000 के आसपास पड़ा था। तो आप उसमें गलत इन्फॉर्मेशन मत भरिए, क्योंकि मान लीजिए कि कोई पेरेंट आपने लिखा कि नहीं वो कम्प्लीटली फाइन है, जबकि उनको कोई बीमारी है, और यहाँ आकर वो बीमारी उनकी एग्रीवेट हो जाती है और उनको हॉस्पिटल में दिखाना पड़ सकता है। तो वो मेडिकल जो इंश्योरेंस आपने दिया है, राइट,
वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपने बोला है कि वो बीमारी है ही नहीं, और जबकि वो बीमारी है तो आपने झूठ बोला है। तो थोड़े से पैसे ज़्यादा लगेंगे, लेकिन वहाँ पे सच लिखिए, जो कि बहुत ही सेफ़ चीज़ है। क्योंकि अगर आप बिना मेडिकल इंश्योरेंस के यहाँ आ रहे हैं और अगर बीमार पड़ जाते हैं, और जो सीनियर सिटीजन्स रहते हैं उनके काफ़ी अच्छे चांसेस रहते हैं कि क्योंकि बीमार पड़ने के, क्योंकि वो एक नई कंट्री में आ रहे हैं जहाँ पे मौसम बिल्कुल अलग है, जहाँ पे टाइम जोन अलग है, जहाँ पे खाना अलग है, तो काफ़ी अच्छे चांसेस ये रहते हैं कि उनकी बॉडी अडेप्ट ना कर पाए। तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं ट्रैवल इंश्योरेंस में, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, वो ईमानदारी से भरिए, ताकि अगर वो बीमार पड़ें भी तो आपके पैसे खर्च ना हो, वो मेडिकल इंश्योरेंस वहाँ पर काम कर जाए। अब बात करते हैं जो हमने पहले देखा था, चेकलिस्ट फॉर विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स, राइट। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, बड़ा। तो देखिए इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो पहला है एप्लीकेशन, जो हमने एप्लीकेशन फॉर सेकंड वीज़ा, तो वो हमने कर दिया है। उसके बाद है पासपोर्ट की कॉपी, आपके जो रीसेंट पासपोर्ट है और उससे पहले अगर कोई आपके जो एक्सपायर्ड पासपोर्ट हैं, वो सारे पासपोर्ट के ओरिजिनल और उनकी कॉपी आपको ले जानी है। ये वो लिस्ट है, उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपको VFS ग्लोबल के ऑफिस ले जाने हैं अपॉइंटमेंट के दिन, ओके। तो उसके बाद प्रीवियस पासपोर्ट्स अवेलेबल, तो वो सारे आप दे सकते हैं। नंबर ऑफ़ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, इनविटेशन लेटर जो मैंने यहाँ से भेजा है, तो अगर मैं पे कर रहा हूँ उनका, तो 3 महीने की स्लिप्स और वो सब, वो मैंने सैलरी स्लिप वो मैंने यहाँ से भेजी थी। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रूविंग किनशिप, तो ये किनशिप प्रूफ आप ये दे सकते हैं कि पासपोर्ट में आपके फादर्स नेम में आपके पापा का नाम होगा, तो वो जब ये ले जाएंगे तो वो एक पासपोर्ट, ये एक सर्टिफिकेट होता है किनशिप प्रूफ का, जो मैंने तो यही दिया था, ठीक है। और उसके बाद प्रूफ ऑफ लॉजिंग, तो वो हमारे साथ रहेंगे, ठीक है, और वो होटल में नहीं रुक रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपना जो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट है वो भेज सकते हैं, ओके। और फ्लाइट रिजर्वेशन, ऑफर रिटर्न टिकट, ये बहुत ज़रूरी है। उनके आने और जाने की दोनों टिकट आपको करनी होगी। उसके बाद है मेडिकल इंश्योरेंस, तो वही मेडिकल इंश्योरेंस जो आपने पॉलिसी बाजार से लिया था, उसकी आपको कॉपी ले जानी है। और स्टूडेंट नहीं, और मेरे ख्याल से अगर स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पे स्लिप यहाँ पे मैंने अपनी ही दी थी। इफ़ स्पॉन्सर्ड प्रूफ ऑफ स्पॉन्सरशिप, तो इसमें आप वही जो इन्विटेशन लेटर है वो आप दे सकते हैं। द कंसेंट ऑफ द लीगल गार्जियन माइनर, तो ये माइनर्स के लिए, इसको आप स्किप कर सकते हैं। हाँ, और इसमें अगर आपके साथ कोई जा रहा है, जैसे आपके फादर ने भरा और मम्मी साथ में जा रही हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पे भर सकते हैं। और यहाँ पर आपको वही एप्लीकेंट डिटेल्स और स्टाफ नेम और वो सब, तो यहाँ पर आप अपने नाम भर दीजिए। और इसमें मैंने आई थिंक उनने कुछ नहीं भरा था, तो अपना नाम और अपना सिग्नेचर और डेट। ये एक चेकलिस्ट है, जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट है उस दिन कोई डॉक्यूमेंट भूल ना जाए, तो इससे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए तो आपको फिर VFS ग्लोबल के ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेना है। तो मैं कोशिश करता हूँ लेने की, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार आपका वो वीज़ा प्रोसेसिंग हो जाता है तो उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते हैं। तो लेट मी ट्राई दैट। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मैंने अपना अकाउंट पहले डाला था वो अभी इनवैलिड हो गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपके पास अगर अकाउंट पहले से है तो आपको अकाउंट एक्टिवेट करना पड़ेगा अगर आपका सेकंड टाइम है, और अगर आप पहली बार स्वीडन आ रहे हैं तो आपको क्लिक करना पड़ेगा आई डोंट हैव एन अकाउंट। तो यहाँ पर फिर आपको आपकी साइन अप प्रोसेस होगी, आपको बेसिक डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, और एक बार वो डिटेल्स भरने के बाद, अकाउंट वेरिफिकेशन होने के बाद, ईमेल वेरिफिकेशन होने के बाद आपको अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस दिन के लिए आप दिल्ली जाके VFS ग्लोबल के ऑफिस जाके आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। ओके, तो मैं ये बोलूँगा कि एटलीस्ट आप 1 से 1.5 महीने का गैप रखिए आपकी ट्रैवल डेट के बीच में और अपॉइंटमेंट के बीच में। हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली हैं, हमने सारे एप्लीकेशन फॉर्म निकाल लिए हैं, हमने उनको फिल कर लिया है, जो उनके साथ अटैचमेंट हमें लगानी थी वो हमने लगा दिए, जो हमें प्रूफ लगाने थे उनके साथ अटैच करने थे वो हमने अटैच कर लिए। अब बारी आती है कि उन डॉक्यूमेंट्स को एक साथ कैसे भेजा जाए और कितना उसमें खर्चा आएगा। और तो देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे इंडिया में स्पीड पोस्ट है, यहाँ पर पोस्ट नॉड है। अगर आप पोस्ट नॉड में जाएंगे सेंड शिपमेंट, तो यहाँ पर मैंने किया था टू इंडिया। जो आपके डॉक्यूमेंट सारे हुए हैं ना उनको एक बार वे कर लीजिए। 1 किलो तो नहीं होंगे ऑब्वियसली वो, तो 152 पाउंड्स ये वाला मैंने सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो उसके बाद वो कितना टाइम लगेगा, 6 to 8 days, और 152 पाउंड
यस, और यहाँ पर आपको डिटेल्स देनी है जिनको आप भेज रहे हैं। उसके बाद फिल इन कस्टम डिटेल्स। कस्टम में आपको क्या भरना है कि ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसके अंदर उनकी क्या वैल्यू है। जैसे अगर मैं 100 लिख दूँ, 100 ऐसे के, और उसके बाद कंटिन्यू करूँ, तो उसके बाद वो पूछेंगे इसके अंदर कितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। हमारे तो जैसे एग्जांपल दिया कि 3 कॉटन शर्ट्स, तो यहाँ पे क्वांटिटी में मेरे पास कुछ 23 to 25 A4 शीट्स थी, तो मैंने 23 लिख दिया था। और उनका वेट मैंने वे कर लिया था क्योंकि मेरे किचन में वेइंग स्केल है, तो उससे मैंने ये चीज़ कैलकुलेट कर दी कितना उसका वेट है। और वही सारी डिटेल्स भरने के बाद आप एग्री करते हैं कि उसमें कुछ भी इलीगल स्टफ़ नहीं है और उसे आप शिप कर देते हैं। और उन लोगों को वो डॉक्यूमेंट्स 1 हफ्ते के अंदर मिल गए थे, और उसके बाद उनको बस वो डॉक्यूमेंट्स एक बार वेरीफाई करने थे कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, और उसके बाद उनको VFS ग्लोबल के ऑफिस जाना था, जो गए, और उसके 20 दिन के बाद उनका वीज़ा आ गया था और वो अभी यहाँ पर आ गए। तो आई थिंक दिस इज़ इट। और हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी हो। अगर आपको लग रहा है कि इसके बाद भी आप, क्योंकि एक बहुत बड़ी और लंबी प्रोसेस है, और आप अगर ये प्रोसेस कर रहे हो तो हो सकता है आपको कोई डाउट आए, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जो dpfitness_YouTube करके एक हैंडल है, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ। यही था पूरा प्रोसेस उसका। बहुत सारे लोग अपने पैसे वेस्ट कर देते हैं एक एजेंट हायर करने में। मुझे नहीं लगा बहुत ज़्यादा टफ था। आई होप कि इससे आपको हेल्प मिली होगी, और मैं आगे भी बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ इससे रिलेटेड, जो थोड़ा मीनिंगफुल हो, जिनसे थोड़ा लोगों को हेल्प मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वो पता ही आपको हर यूट्यूबर क्या बोलता है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप यू लाइक द वीडियो। जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।